हेलो स्कॉलर्स, कैसे हैं आप सब। आज के वीडियो में हम आपके क्लास 8 साइंस का चैप्टर 12 फ्रिक्शन, इसके कीवर्ड्स, एक्सरसाइजेज, इनको कंप्लीट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट कीवर्ड इज बॉल बेयरिंग। व्हाट इज बॉल बेयरिंग? बॉल बेयरिंग इज यूज्ड इन मेनी मशीन्स टू रिड्यूस फ्रिक्शन। बॉल बेयरिंग कन्वर्ट्स स्लाइडिंग फ्रिक्शन इनटू रोलिंग फ्रिक्शन। अब बॉल बेयरिंग क्या है? बॉल बेयरिंग देखिए, एक बेयरिंग होती है जो ज्यादातर मशीन्स में यूज होती है। क्यों यूज करते हैं इसको? फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए। किस तरीके की होती है ये? देखिए, इस तरीके की बॉल बेयरिंग होती है। इसमें बॉल बेयरिंग वर्ड जो आ रहा है, ये इसके अंदर छोटी छोटी सी बॉल्स पड़ी होती हैं। ओके, एक ये आउटर इसकी लेयर है और ये इनर लेयर है। इन दोनों के बीच में बॉल्स पड़ी हुई हैं। ये काम कैसे करती है? आपने अपने पास में एक फिजेट स्पिनर देखा होगा, या और भी बहुत चीजों में बॉल बेयरिंग होती है। इसके अंदर ये देखिए, ये बॉल बेयरिंग ही है। ओके, इसके अगर आउटर सरफेस को आप पकड़ के रखें तो इनर सरफेस को आप घुमा सकते हैं। इनर सरफेस को पकड़ के रखें तो आप आउटर सरफेस को घुमा सकते हैं। मींस अगर ये दोनों आपस में स्लाइड हो रहे होते तब फ्रिक्शन ज्यादा होता। अब ये इसके अंदर बॉल्स हैं छोटी छोटी, तो बॉल्स क्या करेंगी? रोल होने लगती हैं। रोल होती हैं तब क्या होता है कि फ्रिक्शन कम हो जाता है। जिस तरीके से आप यहाँ पर वीडियो में देख रहे हैं, ये फिजेट स्पिनर जो आप खेलते हैं उसमें क्या होता है, बॉल बेरिंग लगी होती है और इसकी वजह से फ्रिक्शन काफी रिड्यूस हो जाता है। और आप जब इसको मूव कराते हैं तो ये बहुत ही इजिली मूव होता है। नेक्स्ट, ड्रैग। व्हाट इज ड्रैग? The frictional force exerted by fluids is called drag. जितने भी फ्लूइड्स हैं, फ्लूइड्स में हमारे क्या क्या चीजें आती हैं? गैसेस एंड लिक्विड्स बोथ आर कॉल्ड फ्लूइड्स। फ्लूइड्स की वजह से जो फ्रिक्शनल फोर्स लगता है उसको हम ड्रैग भी कहते हैं। जैसे एक एरोप्लेन अगर फ्लाई कर रहा है तो जो इसका डायरेक्शन ऑफ मोशन है उसके अगेंस्ट मतलब उसके अपोजिट एक फ्रिक्शनल फोर्स लगता है। इस फ्रिक्शनल फोर्स को हम ड्रैग कहते हैं। नेक्स्ट, फ्लूइड फ्रिक्शन। फ्लूइड फ्रिक्शन क्या होता है? When objects move through fluids, a force is exerted by the fluids to the objects. This force is called fluid friction or drag. देखिए, ड्रैग की जो हमने डेफिनेशन जानी थी, ड्रैग को ही फ्लूइड फ्रिक्शन भी बोलते हैं या फ्लूइड फ्रिक्शन को ही ड्रैग भी बोलते हैं। जब कोई ऑब्जेक्ट किसी फ्लूइड में मूव कर रहा होता है, फ्लूइड एयर भी हो सकता है, गैस भी हो सकती है, लिक्विड भी। ये फ्लूइड है हमारा, इसमें ये ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो इस फ्लूइड की वजह से एक फ्रिक्शन लगेगा इसके अपोजिट डायरेक्शन में, जिसको हम फ्लूइड फ्रिक्शन बोलेंगे। ओके, नेक्स्ट, फ्रिक्शन। फ्रिक्शन क्या होता है? फ्रिक्शन इज अ फोर्स दैट रेजिस्ट द मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट that is in contact with another object or material. क्या है इसका मीनिंग? फ्रिक्शन एक ऐसा फोर्स है जो किसी भी ऑब्जेक्ट के मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट करता है। जैसे ये अगर हमारा कोई ऑब्जेक्ट है और ये इस डायरेक्शन में मूव करना चाह रहा है, ये कोई सरफेस है जिसके ऊपर ये रखा हुआ है, तो फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा? डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट के अपोजिट, इसके अगेंस्ट एक फोर्स लगेगा जिसको हम फ्रिक्शन फोर्स कहेंगे। नेक्स्ट, इंटरलॉकिंग। व्हाट इज इंटरलॉकिंग? Interlocking is the situation when irregularities of two surfaces lock into one another. इंटरलॉकिंग में होता क्या है? जैसे आपके बुक में भी एक फिगर दिया हुआ है, ये एक टेबल है, टेबल के ऊपर एक बुक रखी हुई है। देखने में आपको सारी सरफेसेस एकदम स्मूथ लगती हैं, लेकिन उसमें बहुत ही माइन्यूट इरेगुलरिटीज होती हैं। जब ये इरेगुलरिटीज, जैसे ये सरफेस की इरेगुलरिटी है, ये बुक की इरेगुलरिटी है, जब आपस में लॉक हो गई है, देखिए, तब इस पोजीशन को हम इंटरलॉकिंग कहते हैं। इसको अगर हम बड़े फिगर में समझना चाहें, सपोज एक कोई इस तरीके की सरफेस है जिसकी ऐसी इरेगुलरिटी है, मींस उसका शेप नीचे से ऐसा है। कोई दूसरी सरफेस है, उसका शेप इस तरीके का है। अब जब ये दोनों सरफेसेस एक दूसरे के पास आएंगी तब क्या होगा? एक दूसरे पे रख दी जाएंगी तब क्या होगा कि कुछ इसकी इरेगुलरिटीज एक दूसरे में फिक्स हो जाएंगी, कुछ हो सकता है नहीं भी होंगी, तो ये क्या होंगी? एक दूसरे को लॉक कर लेंगी। मींस इसी पोजीशन को हम इंटरलॉकिंग बोलेंगे।
Next, lubricants. What is lubricants? Substances that are used to reduce friction between two surfaces are called lubricants. कोई भी दो surfaces हैं, उनके बीच में कोई movement होता है, friction force लगता है, और इस फ्रिक्शन फोर्स को कम करने के लिए जिस सब्सटेंस का हम यूज करते हैं उसे हम लुब्रिकेंट्स कहते हैं। क्या एग्जांपल हैं? जैसे हमारे कार है, बाइक है, इनमें हम इंजन ऑयल डालते हैं। इंजन ऑयल क्या करता है? इंजन के अंदर जो पार्ट्स का मूवमेंट होता है उसके फ्रिक्शन को कम करता है। इसी तरीके से कैरम बोर्ड के ऊपर आपने पाउडर डालते हुए देखा होगा, या बोरिक एसिड जिसको बोलते हैं वो हम डालते हैं। वो क्या करता है? वो भी इस कैरम की सरफेस और आपके स्ट्राइकर या इसकी जो कॉइन्स हैं उनके बीच के जो फ्रिक्शन है उसको कम करने का काम करता है। इसी तरीके से ये मशीन्स ऑयल आते हैं, जो आपके घर में कोई भी छोटी मोटी मशीन्स हैं, सिलाई मशीन है या आपके डोर्स के हिंजेस हैं, उन जगहों पे डालने के काम आता है। ये भी आपके लुब्रिकेंट का काम करता है और क्या करता है? फ्रिक्शन को कम करता है। नेक्स्ट, रोलिंग फ्रिक्शन। व्हाट इज रोलिंग फ्रिक्शन? When one body rolls over the surface of another body, the resistance to its motion is called rolling friction. जब एक सरफेस दूसरी सरफेस पे रोल करती हुई आगे बढ़ रही है तो ऐसे मूवमेंट को हम क्या कहते हैं? ऐसे मूवमेंट को रोलिंग हो गया। और इस मूवमेंट में जो फ्रिक्शन क्रिएट हो रहा है उस फ्रिक्शन को हम रोलिंग फ्रिक्शन बोलेंगे। जैसे ये बुक अगर आप एक टेबल पे सीधे पुश मार के बढ़ा रहे होते तो वो स्लाइड करती। ओके, तब ये स्लाइडिंग फ्रिक्शन होता है। अभी क्या हो रहा है? आपने क्या किया कि ये सिलेंडर शेप की आपने पेंसिल्स रख दी, अब इनके ऊपर में बुक रखी। अब जब आप इसको पुश करेंगे तब क्या होगा? ये पेंसिल्स रोल ओवर होंगी। ओके, रोल होंगी। तो इसके रोल होने में जो फ्रिक्शन लगेगा इस फ्रिक्शन को हम रोलिंग फ्रिक्शन बोलेंगे। Next, sliding friction. What is sliding friction? Sliding friction is the force required to keep the object moving with the same speed. इसको ऐसे समझिए कि कोई भी चीज स्टैंड स्टिल है। सपोज आपके जो बुक में ये फिगर है, ये एक बॉक्स है, इसको ये बच्चा पुश कर रहा है, इस डायरेक्शन में पुश कर रहा है। जब तक ये बॉक्स मूव नहीं कर रहा है तब तक जो इसके ऊपर फ्रिक्शन लग रहा है दैट इज कॉल्ड स्टैटिक फ्रिक्शन। हम बात कर रहे हैं स्लाइडिंग फ्रिक्शन की। स्लाइडिंग फ्रिक्शन मींस जब एक बार मूवमेंट शुरू हो गया तब इस मूवमेंट को जो है आपको बना के रखना है, उसी स्पीड पे मूव करता रहे। तो उसके लिए जो फ्रिक्शन लगता है उसके अपोजिट अपोजिट जो फ्रिक्शन लगता है उसको हम स्लाइडिंग फ्रिक्शन बोलते हैं। ओके, ऑब्जेक्ट आपका मूव कर चुका है, मूव करने के बाद उसकी स्पीड को मेंटेन रखना है। तो इस मेंटेन रखने के लिए जो हमें फोर्स लगाना पड़ता है, जो फ्रिक्शन होता है उसके अपोजिट एक फोर्स लगाना पड़ता है। ओके, और जो फ्रिक्शन लग रहा है उसको हम स्लाइडिंग फ्रिक्शन बोलेंगे। Static friction. Static friction is a force continuously acting on any object during its resting position. कोई भी चीज रखी हुई है, मूव नहीं कर रही है, तो उसके ऊपर एक फोर्स लगता रहता है, एक फ्रिक्शन फोर्स लगता रहता है, उसको हम स्टैटिक फ्रिक्शन कहते हैं। आपके बुक में जो एग्जाम्पल दिया हुआ है स्टैटिक फ्रिक्शन को समझने का, वो क्या है कि आपने एक ब्रिक ली। ओके, उस ब्रिक को किसी सरफेस पे रखी हुई है, उसको आपने एक वायर के थ्रू एक इससे स्प्रिंग बैलेंस से बांध करके खींचने की कोशिश की। क्या होगा? कुछ पोजीशन तक क्या होगा? इस स्प्रिंग बैलेंस की स्प्रिंग जो है वो खींचेगी, बट ये ब्रिक मूव नहीं करेगी। क्यों नहीं मूव कर रही है? आप इधर से फोर्स भी लगा रहे हैं, स्प्रिंग खींच रही है बट ब्रिक मूव नहीं कर रही। क्यों? क्योंकि ब्रिक के ऊपर स्टैटिक फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है। फिर एक पोजीशन पे आने के बाद ये ब्रिक मूव कर जाएगी। जिस पोजीशन पे ये ब्रिक मूव करेगी उस पोजीशन तक जितना फोर्स लग रहा है उसको हम स्टैटिक फ्रिक्शन का फोर्स बोलेंगे। ओके, कीवर्ड्स हो गए। एक्सरसाइजेस देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में फिल इन द ब्लैंक्स है। ए, फ्रिक्शन अपोजेस द मोशन बिटवीन द सर्फेसेस इन कांटेक्ट विद ईच अदर। फ्रिक्शन क्या करता है? मोशन को अपोज करता है।
ओके, सपोज एक ये हमारा जो है पहिया है जो किसी सरफेस पे मूव कर रहा है, तो इसका मोशन अगर इस डायरेक्शन में है तो फ्रिक्शन का मोशन इसके अपोजिट होगा। बी, फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन दी स्मूथनेस ऑफ सरफेसेस। फ्रिक्शन क्या है? जो सरफेस है हमारी वो कितनी स्मूथ है या रफ है। आप इसकी जगह स्मूथनेस भी बोल सकते हैं या रफनेस भी बोल सकते हैं, इरेगुलरिटीज भी बोल सकते हैं, नेचर ऑफ सरफेस भी बोल सकते हैं। बहुत सारे वर्ड हैं जो इस फिल इन दी ब्लैंक्स के को फिल कर सकते हैं। मीन्स फ्रिक्शन डिपेंड ऑन दी सरफेस कितनी स्मूथ है या रफ है, उसको अपोजिट बोल लीजिए, या उस सरफेस का नेचर कैसा है, स्मूथ है या रफ है। ओके, या इरेगुलरिटीज ऑफ सरफेसेस, इन पर डिपेंड करता है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन प्रोड्यूसेस हीट। जब हम अपने हाथ को कस के रब करते हैं ठंडियों में तो क्या होता है, फ्रिक्शन की वजह से हमारे हाथ में, हैंड्स में हीट प्रोड्यूस होती है। ओके, इसके अलावा जितनी भी मशीन्स हैं और भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं या जो चीजें हैं जिनमें फ्रिक्शन होता है, जहां भी फ्रिक्शन होता है वहां हीट प्रोड्यूस होती है। स्प्रिंकलिंग ऑफ पाउडर ऑन द कैरम बोर्ड रिड्यूसेस फ्रिक्शन। जब हम कैरम बोर्ड के ऊपर पाउडर डालते हैं तो हम फ्रिक्शन को कम करते हैं। स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज स्लाइटली स्मॉलर देन स्टैटिक फ्रिक्शन। जब कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, मींस रुका हुआ है और रेस्ट पोजीशन में है, उस समय जो फ्रिक्शन लगता है उसको हम स्टैटिक फ्रिक्शन बोलते हैं। जब यही ऑब्जेक्ट मूव करने लगता है, ओके, मूविंग पोजीशन में आ जाता है, उस समय जो फ्रिक्शन लगता है उसको हम स्लाइडिंग फ्रिक्शन बोलते हैं। और मूविंग करते समय स्पीड को मेंटेन रखने के लिए स्लाइडिंग फ्रिक्शन की वैल्यू स्टैटिक फ्रिक्शन से थोड़ी सी कम ही होती है। Question number 2. Four children were asked to arrange forces due to rolling, static or sliding friction in a decreasing order. Their arrangements are given below. देखिए, रोलिंग, स्टैटिक और स्लाइडिंग फ्रिक्शन के लिए अरेंजमेंट्स चार बच्चों ने अलग अलग बनाए। इसमें से सही अरेंजमेंट कौन सा है? दैट इज स्टैटिक, स्लाइडिंग एंड रोलिंग। डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपको बनाना था। डिक्रीजिंग ऑर्डर में मींस सबसे ज्यादा जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है वो स्टैटिक में होता है, उससे कम स्लाइडिंग में होता है और सबसे कम रोलिंग में होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 3. Alida runs her toy car on dry marble floor, wet marble floor, newspaper and towel spread on the floor. The force of friction acting on the car on different surfaces is in increasing order will be. देखिए, आप भी जो टॉय कार है उसको डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे चला करके देख लीजिए क्या होगा। अगर ड्राई मार्बल फ्लोर पे चला रहे हैं, वेट मार्बल फ्लोर पे चला रहे हैं, न्यूज़पेपर पे चला रहे हैं और टॉवल पे चला रहे हैं, फ्लोर के ऊपर टॉवल फैला दी, तो किस में फ्रिक्शनल फोर्स सबसे ज्यादा लगेगा और किस में कम, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। मींस जिसमें सबसे कम फ्रिक्शनल फोर्स उसको पहले, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए, वेट मार्बल फ्लोर। जो है मार्बल फ्लोर पहले ही स्मूथ होती है, उसको वेट कर दिया तो उसमें फ्रिक्शन और कम हो गया, तो सबसे कम फ्रिक्शन फोर्स इसमें होगा। उसके बाद ड्राई मार्बल फ्लोर, फिर न्यूज़पेपर पे अगर करेंगे तो वहां फ्रिक्शन बढ़ जाएगा, टॉवल पे और ज्यादा फ्रिक्शन बढ़ जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 4. Suppose your writing desk is tilted a little. A book kept on it starts sliding down. Show the direction of friction force acting on it. आंसर क्या लिखेंगे हम? The direction of the frictional force is always opposite to the direction of movement of any object. देखिए, यहाँ पर पूछा गया है कि शो द डायरेक्शनल फोर्स एक्टिंग, डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग ऑन, उसको शो करना है। ओके, शो कैसे करेंगे? जैसे ये एक फिगर है हमारा, टेबल के ऊपर में एक बुक रखी हुई है। अब क्या किया हमने? टेबल को टिल्ट कर दिया और ये बुक क्या हुआ? मूव होना शुरू की। किस डायरेक्शन में मूव करेगी? इसका डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ये होगा। अब इसके फ्रिक्शनल फोर्स का डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट क्या होगा? हमेशा फ्रिक्शनल फोर्स जो है डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट के अपोजिट होता है। ओके, तो फ्रिक्शनल फोर्स का मूवमेंट इसके डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट के अपोजिट होगा। क्वेश्चन नंबर 5. You spill a bucket of soapy water on a marble floor accidentally. Would it make it easier or more difficult for you to walk on the floor? Why?
गलती से आपसे मार्बल फ्लोर के ऊपर में जो है साबुन का पानी गिर गया। अब इस पे चलना आपके लिए आसान होगा या मुश्किल होगा, और जो भी होगा उसका रीजन भी बताना है। It will be very difficult to walk on a marble floor covered with soapy water. मार्बल फ्लोर है, उसके ऊपर साबुन का पानी डाल दिया, चलना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। The marble floor already has a smooth surface and soapy water will work as a lubricant and minimize the frictional force. मार्बल फ्लोर आपको पता है कि पहले से ही स्मूथ होती है उसकी सरफेस। अब सोपी वाटर डाल दिया तो ये वाटर क्या करेगा, लुब्रिकेंट की तरह काम करने लगेगा, फ्रिक्शनल फोर्स को बहुत कम कर देगा, मिनिमाइज कर देगा। ड्यू टू लेसर फ्रिक्शनल फोर्स आवर फूट कैन नॉट मेक अ प्रॉपर ग्रिप एंड माइट स्लिप ओवर द सरफेस। फ्रिक्शनल फोर्स कम होने से क्या हो जाएगा, हमारे जो पैर हैं वो फ्लोर के ऊपर में प्रॉपरली ग्रिप नहीं बना पाएंगे और हम स्लिप होकर के गिर भी सकते हैं। ओके। क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्लेन व्हाई स्पोर्ट्समैन यूज शूज विद स्पाइक्स। आपने देखा होगा जो स्पोर्ट्समैन है बहुत सारे वो स्पाइक्स वाले शूज यूज करते हैं, क्यों? शूज विद स्पाइक्स मेक प्रॉपर ग्रिप ओवर द ग्रीन फील्ड ड्यू टू एन इंक्रीज इन फ्रिक्शन बिटवीन ग्राउंड एंड फीट। जो ग्रीन फील्ड मीन्स जो मैदानों में खेल होते हैं, ठीक है, जैसे रनिंग हुआ, फुटबॉल हुआ, क्रिकेट हुआ, इस टाइप के इंडोर गेम्स की हम बात नहीं कर रहे हैं जहां पर फ्लोर जो है सीमेंटेड या मार्बल की होती है। तो जहां पर ग्रीन फील्ड है वहां के स्पोर्ट्समैन क्या करते हैं कि शूज स्पाइक्स वाले यूज करते हैं, क्यों? क्योंकि स्पाइक शूज क्या करते हैं कि वहां पर अच्छी ग्रिप उनको मिलती है। अच्छी ग्रिप क्यों मिलती है? क्योंकि वो फ्रिक्शन के फोर्स को बढ़ा देती है। ग्राउंड और फीट के बीच में ये शूज क्या करते हैं, स्पाइक्स क्या करते हैं, ये फ्रिक्शन फोर्स को बढ़ा देते हैं। विद द हेल्प ऑफ स्पाइक शूज स्पोर्ट्समैन गेट अ प्रॉपर ग्रिप ड्यूरिंग रनिंग एंड चांसेस ऑफ स्लिपिंग आर मिनिमाइज्ड। होता क्या है कि स्पोर्ट्समैन को रन करना पड़ता है और डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन में तेजी से एक जगह से दूसरी जगह पहुंचना होता है। तो ये शूज क्या करते हैं, प्रॉपर ग्रिप बना करके देते हैं उन्हें, और उनके स्लिप होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि फिर भी स्लिप नहीं होते हैं, आपने देखा होगा फुटबॉल या क्रिकेट में जो है स्पोर्ट्समैन कई बार स्लिप कर जाते हैं, लेकिन स्पाइक शूज पहनने से चांसेस काफी कम हो जाते हैं। Question number 7. Iqbal has to push a lighter box and Seema has to push a similar heavier box on the same floor. Who will to apply a larger force and why? क्या है, एक बॉक्स है जो हल्का है और सेम तरीके का दूसरा बॉक्स है जो भारी है। एक को इकबाल धक्का दे रहा है हल्के वाले को, सीमा जो है भारी वाले को धक्का दे रही है। सेम फ्लोर पे रखे हुए हैं, किसको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा? ऑब्वियसली आपको पता है कि सीमा को ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा क्योंकि उसका बॉक्स भारी है। बट ऐसा क्यों? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इंक्रीजेज व्हेन द टू सरफेसेस आर प्रेस्ड हार्डर। फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से ही तो हमको जो है ज्यादा ताकत लगानी पड़ रही है उसको जो है मूव कराने के लिए। अब जिस सरफेस पे ज्यादा हार्डली प्रेस होती हैं दोनों सरफेस आपस में, वहां पर ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता है। मींस जो बॉक्स हैवी है वो फ्लोर के साथ में ज्यादा तेजी से प्रेस हो रहा है, उसका अपना वेट है, उस वेट की वजह से वो फ्लोर के ऊपर में एक प्रेशर क्रिएट कर रहा है। इसकी वजह से क्या होगा कि फ्रिक्शन फोर्स बढ़ जाता है। अब इस फ्रिक्शन फोर्स के अगेंस्ट आपको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। The heavier box will press the floor harder than the lighter box. More force will be required to push the heavier box. So, Seema will have to apply a larger force than Iqbal. तो जो भी चीज हैवी है, ओके, वो फ्लोर के ऊपर ज्यादा प्रेशर क्रिएट कर रही है, उसको ज्यादा तेजी से दबा रही है। ज्यादा प्रेशर क्रिएट कर रही है मींस ज्यादा फ्रिक्शनल फोर्स बन रहा है। तो आपको अपना ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा उस फ्रिक्शनल फोर्स के अगेंस्ट ताकि आप उसको मूव करा सकें। इसलिए यहाँ पर सीमा को ज्यादा फोर्स लगाना पड़ रहा है। क्वेश्चन नंबर 8, एक्सप्लेन व्हाई स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज लेस देन स्टैटिक फ्रिक्शन। स्लाइडिंग फ्रिक्शन जो है स्टैटिक फ्रिक्शन से लेस क्यों होता है, पहले इसको समझते हैं। ड्यूरिंग रेस्ट पोजीशन irregularities of two surfaces interlock with each other.
जब रेस्ट पोजीशन में है, मींस कोई भी दो चीज, सपोज ये एक बुक है और टेबल पे रखी हुई है। ओके, ये एक आपकी टेबल है, इसके ऊपर रखी हुई है। जब रखी हुई है तब क्या होता है, बुक्स में की सरफेस में भी कुछ इरेगुलरिटी होती हैं जो आपको दिख नहीं रही हैं, टेबल की सरफेस पे भी कुछ इरेगुलरिटी हैं जो आपको दिख नहीं रही हैं। ये आपस में इंटरलॉक हो जाती है रखी हुई पोजीशन में। इसी इंटरलॉक को, इसी पोजीशन को हम स्टैटिक फ्रिक्शन बोलते हैं। द इनिशियल सेपरेशन ऑफ इंटरलॉकिंग रिक्वायर्स मोर फोर्स विच इज स्टैटिक फ्रिक्शन। शुरू में आपको इसको पुश करने के लिए, इस बुक को पुश करने के लिए ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये इंटरलॉकिंग पोजीशन में है। जब हम शुरू में ज्यादा फोर्स लगा रहे हैं तो यानी कि शुरू का फ्रिक्शन ज्यादा है। ओके, इस शुरुआत के जो फ्रिक्शन है, जो रेस्ट पोजीशन में फ्रिक्शन है, इसी को हम स्टैटिक फ्रिक्शन बोलते हैं, दैट इज मोर। ओके, अब जब एक बार मूव कर गया तब क्या हुआ, ड्यूरिंग मूवमेंट इरेगुलरिटीज डू नॉट इंटरलॉक प्रॉपर्ली। जब मूव करने लगेगा तब क्या हुआ, बुक इस साइड से इस साइड मूव कर रही है टेबल के ऊपर। अब इसकी इरेगुलरिटीज जो हैं वो टेबल की इरेगुलरिटीज के साथ में प्रॉपर्ली इंटरलॉक नहीं हो पा रही हैं। तब तक आप पीछे से फोर्स देते जा रहे हो और वो मूव करता जा रहा है। ओके, इस वजह से जब प्रॉपर्ली इंटरलॉक नहीं हो रही तो कम फोर्स लगाना पड़ रहा है आपको। विद लेस फोर्स वी कैन कीप इट मूविंग विच इज स्लाइडिंग फ्रिक्शन। सबसे पहले आपको फर्क पता चल गया स्टैटिक फ्रिक्शन और स्लाइडिंग फ्रिक्शन में। स्लाइडिंग फ्रिक्शन कौन सा है, जब आप इसको मूव करा रहे हो बुक को, और मूव कराते रहने के लिए, उस स्पीड को मेंटेन रखने के लिए जो फ्रिक्शन आपको लगाना पड़ रहा है, दैट इज स्लाइडिंग फ्रिक्शन। और ये स्टैटिक फ्रिक्शन से कम है। जो पहली बार जब मूव करेगा, जिस इंस्टेंस पे मूव कर रहा है उस इंस्टेंस तक पहुंचने के लिए जितना फोर्स लगाना पड़ा वो स्टैटिक फ्रिक्शन था। एक बार मूव कर गया, उस स्पीड को मेंटेन रखने के लिए जो फोर्स लगाना पड़ा वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन है। दैट इज वाई द स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज लेस देन द स्टैटिक फ्रिक्शन। क्यों? क्योंकि इरेगुलरिटीज जो है, जब एक बार मूव कर जाता है तब इरेगुलरिटीज इंटरलॉक नहीं हो पाती हैं प्रॉपर्ली, इसलिए ही स्लाइडिंग फ्रिक्शन कम है। ओके, मेन रीजन इसका यही है। Question number 9. Give examples to show that friction is both a friend and a foe. Friction as a friend. It helps us to grip any object. फ्रिक्शन की वजह से ही हम किसी भी ऑब्जेक्ट को पकड़ पा रहे हैं, ग्रिप कर पा रहे हैं। अगर फ्रिक्शन नहीं होगा, फ्रिक्शनल फोर्स नहीं होगा, तो वो चीज क्या होगी, मूव कर जाएगी। इट हेल्प्स अस टू वॉक। हम वॉक भी कर रहे हैं तो वहां पर भी फ्रिक्शन की हेल्प से ही वॉक कर पा रहे हैं। ओके, वी आर एबल टू राइट बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। हम लिख भी रहे हैं तो वहां भी फ्रिक्शन की ही हेल्प से लिख पा रहे हैं, नहीं तो क्या होगा कि हमारे पेन की नीब या पेंसिल जो है उस सरफेस पे स्लाइड कर जाएगी, इरेगुलरिटीज में वो फिलअप नहीं होगा और हम लिख नहीं पाएंगे। फ्रिक्शन एज अ फो क्यों है? फ्रिक्शन कॉजेज द सोल्स ऑफ शूज एंड टायर्स टू वियर ऑफ। आपने देखा होगा आपके जूते, शूज नीचे से घिस जाते हैं, गाड़ियों के टायर घिस जाते हैं। किस वजह से? फ्रिक्शन की वजह से। ड्यू टू फ्रिक्शन पार्ट्स ऑफ मशीन्स गेट हीटेड एंड वर्न आउट। फ्रिक्शन की वजह से ही जो मूविंग मशीन्स हैं उनके पार्ट्स जो है हीट होते हैं, धीरे धीरे घिस जाते हैं और उनको पार्ट्स को चेंज करना पड़ता है। ओके, Question number 10. Explain why objects moving in fluids must have special shapes. फ्लूइड्स में जो भी ऑब्जेक्ट्स मूव करते हैं, फ्लूइड्स चाहे हमारा गैसेस हो, एयर हो या लिक्विड हो, ओके, उनमें जो भी ऑब्जेक्ट्स मूव करते हैं वो हमेशा एक स्पेशल शेप्स के होते हैं। क्यों? Fluids exerts a force of friction when objects move through them. फ्लूइड्स भी एक फ्रिक्शन फोर्स लगाते हैं जो भी ऑब्जेक्ट्स उनमें मूव कर रहे होते हैं उनके अगेंस्ट। इसको हम ड्रैग भी बोलते हैं, आपको पता है। ऑब्जेक्ट्स आर गिवन स्पेशल शेप्स टू ओवरकम फ्रिक्शन एक्टिंग ऑन देम। इस फ्रिक्शन फोर्स की वजह से क्या होगा, उनकी स्पीड जो है कम होगी, फोर्स ज्यादा लगानी पड़ेगी। इस वजह से ऑब्जेक्ट्स को स्पेशल शेप्स दिए जाते हैं ताकि वो उन पे फ्रिक्शन फोर्स कम लगे। These special shapes are called streamlined shapes. Streamlined shapes के बारे में हमने क्लास 6 में भी पढ़ा था। जैसे फिश है, ओके, फिश का जो शेप होता है, बॉडी शेप होता है, उसको हम स्ट्रीमलाइन बोलते हैं ताकि वो पानी में आसानी से तैर सकें। इसी तरीके से हम जो भी
ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनको हम फ्लूइड्स में मूव कराते हैं, चाहे वो एरोप्लेन हो जो एयर में मूव करता है, चाहे शिप हो जो पानी का जहाज है, समुद्र में चलता है। उनके शेप्स देखिए गए, कुछ स्पेशल शेप्स होते हैं जिनको हम स्ट्रीमलाइन शेप करते हैं ताकि उनके ऊपर उनके अगेंस्ट फ्लूइड का फ्रिक्शन फोर्स कम लगे। ओके, चलिए, ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था। इसी के साथ हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय।